Hello everyone, welcome to the first video of our course that is Cyber Crime Investigation Level 1. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स को कैसे इन्वेस्टिगेट करनी है और कैसे हमें रिजल्ट ओरिएंटेड और जो कम टाइम में इन्वेस्टिगेशन हो सके उस तरह के रोड मैप का हमें कैसे पता करना है। इन्वेस्टिगेशन की जो स्टेप है वो नॉर्मली वही है जो अब तक आप फिजिकल क्राइम भी करते आए हो, बट इस कोर्स में जो कुछ खास चीजें आपको मिलेगी वो कैटेगराइज होगी, मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट लेवल से आप ये चीजें देख सकते हो कि मुझे क्या करना है। और अगर आप बेसिकली अगर एक आइडिया लो कि साइबर में और बैंक फ्रॉड की स्पेशली इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, तो हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट बनेगा। फर्स्ट, हमारे पास ओटीपी शेयरिंग से रिलेटेड जितनी कंप्लेंट्स हैं हम इस वीडियो में सिर्फ उसी पर बात करेंगे। और इस क्राइम को हमने 3 स्टेप में कैटेगराइज किया। फर्स्ट, आपको कंप्लेनेंट से कैसे बातचीत करनी है, द काउंसलिंग ऑफ कंप्लेनेंट, एंड द सेकेंड वन, कंसर्न कंपनी से हमें क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, एंड देन लास्ट वन, जो रिप्लाई हमें मिला है कंसर्न कंपनी से उसको कैसे एनालाइज करना है। तो बहुत छोटे से स्टेप में कवर हो गया। कंप्लेनेंट से कैसे बात करनी है, किससे इंफॉर्मेशन लेनी है, इंफॉर्मेशन का क्या यूज करना है। अगर इतना समझ आ गया तो केस आप इजीली इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कुछ ई वॉलेट्स, क्योंकि हम लोग एक ऐसे केस स्टडी पे बात करें जिसमें कहीं ना कहीं ई वॉलेट का एनरोलमेंट जरूर मिलेगा। सो इंडिया में जो फेमस ई वॉलेट्स है वो कुछ जैसे पेटीएम, आपका मोबीक्विक, फ्रीचार्ज, पेयू मनी, ये बहुत फेमस वॉलेट है। आपको ये चीज इसलिए बता रहे हैं कि आपको बस थोड़ा सा आइडिया है कि वॉलेट कंपनियां कौन कौन सी है, उनके लीगल और ग्रेवेंस ऑफिसर्स की ईमेल आईडी क्या है, सो दैट आप उनसे डिटेल मांग सको, और वो वॉलेट किस कंट्री का है उसी लेवल से आप डिटेल मांग सकते हो। मैं यहां पर 2 कंप्लेंट लेकर चल रहा हूं। फर्स्ट है ओटीपी शेयरिंग। अगर मान लो किसी की विक्टिम के पास कॉल आता है, वो अपने आप को बैंक मैनेजर बताकर विक्टिम से किसी भी तरीके से ओटीपी ले लेता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं इस केस में गलती बैंक की है या विक्टिम की या यूजर की, किसकी गलती है? इस वाले केस में जो मिस्टेक है वो यूजर का है। दैट मीन्स यूजर ने ही ओटीपी शेयर किया, बैंक ने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा था। इस केस में पुलिस की क्या इन्वेस्टिगेशन की स्टेप बनेगी, क्या कुछ होगा, हम उस पर बात करेंगे। देन द सेकेंड स्टेप, अगर आपने किसी एटीएम में आप गए, आपने ट्रांजेक्शन किया, मीनवाइल किसी ने वहां स्कीमर लगा रखा था और आपके एटीएम का एक डुप्लीकेट एटीएम कार्ड तैयार हो गया, जिसे हम एटीएम कार्ड क्लोनिंग कहते हैं, और आपके अकाउंट से पैसे निकल गए। इस केस में आपने कोई गलती नहीं की, आपने वही एटीएम विजिट किया जो बैंक ने आपके लिए बनाया था। दैट मीन्स गलती किसकी है? बैंक की। अब हमारे पास 2 कैटेगरी, एक यूजर की गलती, एक बैंक की गलती। आइए डिटेल में बात करते हैं कि दोनों से रिलेटेड कंप्लेंट्स में हमें कैसे काम करना है। आप देखो, फर्स्ट यूजर मिस्टेक। अगर यूजर मिस्टेक है तो पुलिस नॉर्मल कंप्लेंट लेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्रिमिनल्स को पकड़ेगी, बट बैंक किसी भी तरह से रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बैंक पैसे नहीं देगा। अब बात करता हूं सेकंड स्टेप की। अगर कार्ड क्लोन हुआ, यूजर की कोई गलती नहीं है, सारी की सारी मिस्टेक बैंक की है, इसका मतलब पैसे देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है। जो भी अमाउंट फ्रॉड में है, जो पैसा फ्रॉडुलेंटली निकला है, बैंक पूरा का पूरा पैसा रिफंड करेगा। अब फायदा क्या हुआ? अगर आपने एज एन आईओ ये चीजें क्लियर कर ली कि कौन से केस में बैंक की गलती है, कौन से में नहीं। अगर आपको पता चला कि बैंक की गलती है तो आप क्या करोगे? खुद कंप्लेन लेने के साथ साथ बैंक यूजर को बैंक भी भेजोगे और बोलोगे कि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आपको बैंक में जाकर डिस्प्यूट फॉर्म भरना है। डिस्प्यूट फॉर्म हमेशा विक्टिम के होम ब्रांच में मिलेगा। क्राइम को इन्वेस्टिगेट करके क्रिमिनल को अरेस्ट करना आपका अपना काम है, पैसे रिफंड करवाना आप बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आईओ अगर थोड़ा सा भी अगर स्मार्टली अगर काम करेगा तो वो कैटेगराइज कर लेगा कि किस केस में बैंक की गलती है, किस में यूजर का मिस्टेक है। ये चीज स्पेशली याद रखनी है। अगर 3 दिन से ज्यादा का टाइम अगर निकल गया तो बैंक ना आपसे डिस्प्यूट फॉर्म लेगा और ना आपको वो अमाउंट मिलेगी। अब हम बात करते हैं इस इन्वेस्टिगेशन स्टेप में एक केस स्टडी लेकर चलते हैं। दिल्ली पुलिस का एक केस है कि मिस्टर रामस्वरूप को मॉर्निंग में कॉल आता है कि सर हम लोग बैंक से बात करें, किसी ने आपके बैंक से 50,000 रुपए का ट्रांजेक्शन फ्रॉडुलेंटली इनिशिएट किया है, क्या आपको ये ट्रांजेक्शन करवाना है? यस, मिस्टर रामस्वरूप ने वही किया जो आप सोच रहे हो। उन्होंने
ये चीज बोली कि नहीं मैंने कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट नहीं किया, ये ट्रांजेक्शन नहीं करना है। कॉलर ने रामस्वरूप से ओटीपी पूछा, ओटीपी बता दिया, ट्रांजेक्शन हो गया। अगर इस तरह का कोई भी ओटीपी शेयरिंग का मैटर आपके पास आता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, उन चीजों पर हम बात करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले, जैसे ही कंप्लेनेंट आपके पास आता है तो फर्स्ट स्टेप कंप्लेनेंट की काउंसलिंग। आप देख रहे हो कंप्लेनेंट से हमें 3 चीजें लेनी है। फर्स्ट बैंक स्टेटमेंट या एसएमएस, सेकंड कार्ड की प्रॉपर डिटेल्स, एंड लास्ट वन डेट एंड टाइम। फर्स्ट में हमें बैंक स्टेटमेंट या एसएमएस से कंसर्न कंपनी का पता चलेगा और ट्रांजैक्शन का डेट एंड टाइम। सेकंड, हम लोग विक्टिम से उसके कार्ड की डिटेल्स या कार्ड नंबर इसलिए लेते हैं ताकि कंसर्न कंपनी से ये पता कर सके कि इस कार्ड नंबर से आपके यहां पर किसी वॉलेट में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो हमें उस वॉलेट की पूरी डिटेल चाहिए कि ओनर कौन है, पैसा उसने आगे कहां ट्रांसफर किया है, और उस अकाउंट की केवाईसी क्या है, एंड फिजिकल लोकेशन। आजकल सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आप जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भी वॉलेट कंपनी से मांग सकते हो। बैंक स्टेटमेंट में आप क्लियर ये चीजें देख सकते हो कि जैसे कि बेनिफिशियरी कंपनी पेटीएम है, उसने इतने अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया है। अब बात करते हैं, जैसे आपको बेनिफिशियरी कंपनी की डिटेल पता चल गई, नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा वो होगा 91 सीआरपीसी नोटिस प्रिपरेशन फॉर द कंसर्न कंपनी। फर्स्ट, आप जो भी कार्ड आपके केस में इनरोल है, कार्ड डिटेल्स, देन सेकंड केस का ब्रीफ, और लास्ट में आता है कि आपको उस कार्ड से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उसकी क्या क्या डिटेल चाहिए। फर्स्ट हम लोग क्या मांगेंगे कि इस कार्ड नंबर से जो भी आपके वॉलेट में ट्रांजैक्शन हुआ है, उस यूजर का जो वॉलेट है उसका नेम, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर जिससे ये वॉलेट क्रिएट हुआ है। उसके अलावा हमें यूजर की केवाईसी, कंप्लीट नो योर कस्टमर डिटेल, जिसमें कि आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और जो आईडी प्रूफ आपने लगाया है उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। सेकंड, आप उस वॉलेट की कंप्लीट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मांग सकते हो विद आईपी, लॉगिन, लॉगआउट लॉग्स एंड डेट एंड टाइम। एंड सबसे लास्ट, आप जो उस पर्टिकुलर वॉलेट की डिटेल्स है वो फ्यूचर पर्पज के लिए प्रिजर्व करवा सकते हो। और इसमें एक पॉइंट आप और भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको 65B सर्टिफिकेट एविडेंस एक्ट जो सर्टिफिकेट अगर उसकी जरूरत है तो आप वो पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो। अब बात करते हैं इसको भेजने का तरीका। पेटीएम एक इंडियन वॉलेट है। इसमें अगर आपको किसी भी केस में अगर आपको 91 सीआरपीसी से डिटेल चाहिए तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड तरीके की जरूरत नहीं है कि आप प्रॉपर लेटर हेड पर आप डीओ बनाओ, उसके बाद एसएचओ, एसपी या एसीपी के आप सिग्नेचर करवाने के बाद ही आप भेजो। आईवीओ भी एसएचओ या फिर एसपी या एसीपी की गवर्नमेंट ईमेल आईडी से नोटिस है वो मेल बॉडी में भी टाइप कर सकता है। ये जो नोटिस आप देख रहे हो वो मेल बॉडी में आप टाइप करो cybercell@paytm.com, जो पेटीएम के लीगल ऑफिसर का मेल आईडी है, उस पर अगर आप भेजते हो तो भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेटर हमने बनाया, भेजा, रिप्लाई आ गया। अब पेटीएम आपको बहुत सारे लंबे चौड़े रिप्लाई देता है। मैं उसमें से कुछ सेग्रीगेटेड रिप्लाई, जो वो केस पर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह के केस में क्या डिटेल चाहिए। हमारी कंप्लेंट के हिसाब से जो हमें डिटेल चाहिए वो मैं 1 by 1 आपको बताता हूं कि क्या क्या डिटेल्स चाहिए। सबसे पहले यूजर का केवाईसी, यूजर नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस और बाकी डिटेल्स जो यूजर ने जब अकाउंट क्रिएट किया था, केवाईसी भरा था, उस टाइम फिल की थी, वो डिटेल्स आपके पास है। आप फोन नंबर से भी ढूंढ सकते हो, आप ईमेल आईडी से भी ढूंढ सकते हो, आप एड्रेस से भी वेरीफाई कर सकते हो। सेकंड में आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री विद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दैट मींस जीपीएस कोऑर्डिनेट। अब बात करते हैं कि जीपीएस और बीटीएस में क्या डिफरेंस है। जो अब तक आप सीडीआर में, जो टेलीफोनिक सीडीआर में आप जो डेटा लेते हो उसमें जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं या फिर जो डिटेल आती है वो एक बीटीएस जो बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन होता है एंड जो हमारा टावर है उसकी लोकेशन आती है। उस टावर से आप कितनी दूर हो, किस डायरेक्शन में हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ट्रेस करना। लेकिन जो जीपीएस कोऑर्डिनेट है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसका कोऑर्डिनेट और लोकेशन पिन पॉइंटेड होती है कि किस घर से उसने ये सब किया होगा या किस होटल में या कहां पर वो बैठा होगा जहां से ये सब चीजें ऑपरेट कर रहा है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जो उसका स्टेटमेंट है उससे हमें क्या क्या मिल सकता है।
स्टेटमेंट में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, मैंने काफी शॉर्ट किया है, जो मिनिमम डिटेल्स हमें जो जरूरत है मैंने सिर्फ वही रखी है। बाकी आपको अगर अपने केस से रिलेटेड अगर कोई ऐसा अलग नया मॉडस ऑपरेंडी तो बहुत सारी डिटेल होती है जिनसे आप रेफरेंस ले सकते हो। स्टेटमेंट में हमें 3 चीजें मिलेंगी, कौन कौन सी? फर्स्ट फोन नंबर, देन आईपी एड्रेस, देन बेनिफिशियरी डिटेल्स, मतलब फर्दर उस वॉलेट से भी अगर उसने कहीं ट्रांजेक्शन किया होगा तो वो कौन सा बैंक है या फिर वॉलेट है जिसमें उसने आगे ट्रांसफर किया है। तो फर्स्ट फोन नंबर। फोन नंबर से वही चीज है जो आप अब तक फिजिकल क्राइम में करते हो कि कोई भी अगर नंबर मिला उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप क्या लेते हो? सीडीआर, एसडीआर या फिर कैप, जो आपकी केस की रिक्वायरमेंट होती है। आपने डिटेल्स निकाली, आराम से अरेस्ट किया, पकड़ सकते हो। सेकंड पॉइंट, आप बात करते हैं आईपी एड्रेस। कुछ आईओ सोचते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, आईपी से मुझे क्या मिलेगा, आगे कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है। नहीं, इस कोर्स में आपको डिटेल्ड आईपीडीआर एनालिसिस के वीडियो भी मिलेंगे आगे। आईपीडीआर एनालिसिस, सीडीआर एनालिसिस, वो भी मैनुअल, किसी टूल या सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यहां मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि आईपी एड्रेस है वो भी किसी ना किसी फोन नंबर के साथ अटैच होता है। तो अब हमें क्या करना है? आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसका ये आईपी एड्रेस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा आईएसपी है? इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट है जैसे IPLocation.net या फिर व्हाट इज माय आईएसपी, बहुत डिटेल्स है। आपने सर्च किया, इंटरनेट आपको बताया कि ये आईपी एयरटेल का है, आपने तुरंत एयरटेल को नोटिस लिखा कि ये आईपी एड्रेस किस डेट एंड टाइम को किस फोन नंबर के साथ एक्टिव था। आपको फोन नंबर मिला, आप पीछे वाले स्टेप में चले गए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। लास्ट, बेनिफिशियरी डिटेल्स। जैसे कि बेनिफिशियरी हो सकता है कि प्रोड्यूसर ने अपने वॉलेट में लेने के बाद आगे किसी वॉलेट में या किसी बैंक में या कहीं कोई बिल पे कर दिया या किसी और कोई रिचार्ज कंपनी से या फिर कोई ट्रेवल के लिए टिकट बुक कर दी, कुछ भी है, अगर वो ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसकी डिटेल आपको इस सेक्शन में, यहाँ इस कॉलम में मिलेगी। आप फर्दर डिटेल निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर हो तो आप ये चेक कर सकते हो कि बैंक अकाउंट कौन से बैंक का है। बैंक से आप केवाईसी, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, उसकी जीपीएस लोकेशन, उसकी फर्दर आईपी, लॉगिन, लॉगआउट लॉग्स और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर यही अमाउंट उसने किसी एटीएम में जाके विड्रॉ किया होगा बैंक के बाद, मैं बैंक के आगे वाले स्टेप की बात कर रहा हूं, तो आपको सीसीटीवी फुटेज, बैंक में गया होगा तो बैंक से सीसीटीवी फुटेज, बहुत कुछ आपको मिल सकता है। सो अगर इन शॉर्ट आप रिवाइज करो बैंक फ्रॉड को तो बहुत छोटा सा है। 3 चीजें आपको करनी है, कंप्लेनेंट से डिटेल्स लेनी है, क्या क्या, कार्ड डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट और एसएमएस एंड डेट एंड टाइम, तीनों इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। आप नेक्स्ट स्टेप में आपको डीओ प्रिपेयर करना है कंसर्न कंपनी के लिए। डीओ में आप क्या लिखोगे कि ये अकाउंट, ये कार्ड नंबर है जिससे ट्रांजेक्शन हुआ है, आपके वॉलेट कंपनी में ट्रांजेक्शन हुआ है, सो दैट हमें ये जो बिलो मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करो। एंड द लास्ट स्टेप इज कि जो रिप्लाई आपके पास आया उससे आपको एनालिसिस करके अपने लिए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालना, जैसे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, फोन नंबर, आईपी एड्रेस, बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स और फिजिकल एड्रेस। एक बार कोर्स से गो थ्रू होने के बाद आपको किसी भी तरह की साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। ये कोर्स लो टू मीडियम लेवल के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।